हेलो बच्चों, हेलो 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 एवरीवन। की हाल चाल बच्चों? हाउ आर यू? भाई मेरी चैट्स क्यों नहीं चल रही हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? होमवर्क किया या नहीं किया? यस, होमवर्क किया या नहीं किया? जीनोटाइप निकालने में प्रॉब्लम आ रही है मैम। और क्या प्रॉब्लम है? सुबह सुबह क्लास खत्म होते ही कर लिया था। गुड, करना भी चाहिए था। यस बच्चों, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे अभी। चलो आज मैं तुमसे एक एक चीज लिखवाती हूँ, तब तुम्हें सॉल्व होगा, ठीक है? चलो भाई, आ जाओ बच्चों, लेट्स सॉल्व जीनोटाइप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने पहले ही कर लिया था। वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 टुडे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम करते हैं जनरेशंस को लेबल। 2 और ये हो गई 3। ये हमने जनरेशन को लेबल कर लिया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप शुरुआत में नहीं चलते पेडिग्री एनालिसिस में, तो अक्सर आप गलतियां करते थे जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद ये जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। यहाँ पे अफेक्टेड है नहीं, 1 2 अफेक्टेड है। यहाँ पे कितने अफेक्टेड हैं? 1 अफेक्टेड है। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जनरेशन में बीमारी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है? जनरेशन स्किपिंग हो रही है। तो जब जनरेशन स्किपिंग हो रही है, तो यानी कि ये बीमारी रिसेसिव टाइप की होगी। तो कैसी बीमारी है ये? रिसेसिव। और ये जो बीमारी है, इसमें हम देख रहे हैं कि लड़के को भी बीमारी हो रही है, लड़की को भी बीमारी हो रही है। तो देयर इज नॉट अ डेफिनेट पैटर्न विच वी कैन सी। ठीक है? एक डेफिनेट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है कि लड़के से फादर से डॉटर को जा रही है या मदर से सन को जा रही है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कैसी हो गई हमारी? ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी। कैसी बीमारी हो गई है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नहीं आया? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया या नहीं? अब आते हैं जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं। अगर एक बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक बीमारी अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, खुद से बताइए। अगर एक बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि अगर वो रिसेसिव फॉर्म में होगी तभी एक्सप्रेस करेगी, वरना वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगी भाई। तो स्मॉल ए क्या हो गया? स्मॉल ए, राइट? यहां तक सब मेरे साथ है। अब जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, पहले उनका लिख दीजिए। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये भी है स्मॉल ए। क्या यहां तक जीनोटाइप निकालने में किसी भी बच्चे को दिक्कत आई? मैं आपके साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस छोड़ के थोड़ी जाएंगे नीट के पेपर में हम, है ना बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट। अगर इस सिचुएशन में अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, मान लीजिए अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, तो उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? अब ये बताइए मुझे चैट बॉक्स में। अगर एक बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, डबल एट स्मॉल ए पे होती है, तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स उस बीमारी के लिए क्या जीनोटाइप के साथ होंगे? या तो होगा कैपिटल ए, या फिर वो हो सकता है कैरियर। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर। कैरियर वो होता है जिसके पास वो अलील तो है जिससे बीमारी हो सकती है, बट 2 अलील्स नहीं है, तो इसलिए बीमारी नहीं हो रही, बट माइट बी नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी हो सके। अब इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप निकालते हैं। क्या लगता है बच्चों, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? यहाँ पे क्या सारे बच्चे अनअफेक्टेड है? नहीं, यहाँ पे 2 बच्चे अफेक्टेड है, तो यानी कि दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होंगे। अब आप कहेंगे मैम एक होमोजाइगस होता तो चलिए बना के देख लेते हैं अभी। मान लो कि अगर पेरेंट है, पेरेंट एक इस तरीके से और एक हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, ये हो गया।
तो यानी कि 2 अफेक्टेड 2 अनअफेक्टेड, ये भी हो सकता है। अभी बना के दिखा रहे हैं हम सब कुछ। एक ये वाला कॉम्बिनेशन है पेरेंट का। अब ये देखिए, अब बताइए कि कौन सा है जिसमें अफेक्ट हो सकता है बच्चा। क्या इसमें कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल आया आपका? क्या इसमें कोई भी अफेक्टेड बच्चा आया? अगर मान लीजिए पेरेंट में एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक हेट्रोजाइगस है, तो एक भी बच्चा नहीं आता है डिजीज्ड। जबकि यहां पे आप देखेंगे 2 बच्चे डिजीज्ड है और पेरेंट्स दोनों कैरियर है, डिजीज नहीं है। स्मॉल नहीं ले सकते हम, वो तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं लेने की। तो व्हाट इज द बेस्ट जीनोटाइप व्हिच वी कैन टेक फॉर पेरेंट्स कि स्मॉल आ जाए। तो यानी कि इससे क्या पता लगता है, दोनों पेरेंट्स क्या है, कैरियर है, दोनों हेट्रोजाइगस है। क्या आपने देखा बच्चों मैम ने कैसे बनाया? तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, देखा। अब यहाँ पे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल जो इनके बाकी बच्चे हैं, इनके बाकी बच्चे क्या हो सकते हैं? हेट्रोजाइगस ले लो, ये रहा हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लड़की की शादी कर रहे हैं। इस लड़की की जो शादी हो रही है वो लड़का भी अनअफेक्टेड है। या तो ये कैपिटल ए हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ कैपिटल ए, तब भी आपका कोई भी बच्चा अनअफेक्टेड नहीं होता है। बट यहाँ बच्चा अफेक्टेड दिख रहा है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। लो, बन गए जीनोटाइप। मैम पेडिग्री एनालिसिस से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का भी पता निकाल सकते हैं क्या? मुश्किल है, बताइए बेटा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। ये एकदम से बताने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, बहुत सालों से ये सवाल करा रही हूँ, तो मुझे पता है। बट फिर भी मैं एक एक चीज लिख रही हूँ, क्योंकि आप स्टेप मिस करते हैं शुरुआत में तो गलती होती है आपसे। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आप स्पीड बना सकते हैं, जैसे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्टेप मिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो शुरुआत में ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलो। कैपिटल ए हो। देखो थर्ड जनरेशन में अगर आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन है तो हाँ कैपिटल ए आ सकता है। ये देखो आ सकता है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल आ सकता है। हाँ इप्शिता, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। तो सबसे पहले हम वापस से जनरेशन लिखेंगे। दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन नंबर 3। 3 जनरेशन लिख दी। अब हम अफेक्टेड इंडिविजुअल्स काउंट करेंगे। इसमें एक है अफेक्टेड, इसमें 2 है अफेक्टेड, इसमें 0 है अफेक्टेड। 0 है ही नहीं, अफेक्टेड है ही नहीं। तो यानी कि ये एक तरह की रिसेसिव बीमारी है। अब हम पैटर्न को समझेंगे कि एक्स लिंक्ड है या नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीमारी मदर से बेटे के पास भी जा रही है और मदर से आपकी डॉटर के पास भी बीमारी जा रही है। तो दोनों के पास ये बीमारी जा रही है, तो पैटर्न नहीं है। तो ये हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर आपने सबसे पहले पेडिग्री में बीमारी पता कर ली तो जीनोटाइप पता करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव अगर इसके जीनोटाइप हमें पता करने हैं तो कैसे पता करेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे उनका स्मॉल ए होगा जीनोटाइप। क्या जीनोटाइप होगा अफेक्टेड वालों का ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में? फिर से बताओ जल्दी। हाँ
और अनअफेक्टेड वालों का क्या होगा? अनअफेक्टेड वालों के क्या जीनोटाइप्स रहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी में? कैपिटल ए या फिर कैरियर्स, ये दो जीनोटाइप रहेंगे जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। तो जहां जहां अफेक्टेड है सबसे पहले तो उसका जीनोटाइप लिख लो। ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, पहले तो इतना लिख लो, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे फादर क्या है? अनअफेक्टेड है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे, दो बच्चे इनके अनअफेक्टेड है। अगर मान लीजिए मैंने फादर का ये जीनोटाइप लिया, मदर तो ये फिक्स है, या फादर का हम ये ले सकते हैं। अब देखते हैं किसमें हमारे बेस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं दोनों करके दिखा रही हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, वरना ये मैं बता सकती हूँ अभी तुरंत से। ये देखिए, अगर फादर होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, अगर हम कैपिटल लेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए था। बट पेडिग्री में दो बच्चे अफेक्टेड हैं, इससे क्या पता लगता है कि हमें कौन सा जीनोटाइप लेना होगा पेरेंट का? हेट्रोजाइगस, ये लेना होगा। ये वाला जीनोटाइप हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने ये लिया, मदर तो ये फिक्स है, ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। अगर हमने ये लिया तो फिर कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए था, बट पेडिग्री में दो बच्चे अफेक्टेड हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, तो ये भी क्या हो जाएंगे इसके हिसाब से? हेट्रोजाइगस, और ये भी हो जाएंगे आपके हेट्रोजाइगस, ये भी। अच्छा, अब देखिए इधर, अब यहाँ का, यहाँ वाले पेरेंट का बताइए बेटा, इस वाले का बताइए आप, दिस वन। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जनरेशन में एक भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है। वेरी गुड, नाउ यू गॉट इट। अभी देख लो नेक्स्ट जनरेशन से आपने कैसे प्रिडिक्ट किया इसका जीनोटाइप। ये कैपिटल ए होगा, क्योंकि इस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में एक भी बच्चा इनका अफेक्टेड नहीं है ना? यस, कैरियर होंगे सब। अच्छा, अब इसका प्रिडिक्ट करके बताइए आप मुझे, और ये देखिए आप नेक्स्ट जनरेशन को प्लीज देखिए बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन को भी देखिए आप, और फिर प्रिडिक्ट कीजिए। कैपिटल ए, एक भी अफेक्टेड नहीं है। आ गया समझ में? इस वाले केस में ये और ये कैसे प्रिडिक्ट किए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इससे दोनों केसेस प्रिडिक्ट हो गए जो हमने नीचे बनाए हैं, ठीक है। आगे चले फोर्थ क्वेश्चन पे, आ गए? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लिखते हैं। ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है, और ये जनरेशन 4 है। तो सबसे पहले सारी जनरेशंस लिखते हैं, ठीक है। अब आइए इधर, यार माइक में क्या वो आ रहा है क्या? थोड़ी सी करंट टाइप आ रहा है, बहुत तेज गले में लग रहा है करंट इसका। कहाँ लगाऊं माइक को? 2 बार लग चुका है बहुत तेज करंट माइक से। अर्थिंग का कुछ प्रॉब्लम, बारिश हो रही है ना, तो बारिश के दिनों में अर्थिंग का प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। थोड़ा दूर लगा, हाँ यहाँ पे रखा है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि काफी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे अफेक्टेड देखते हैं। अच्छा, गिर ही गया वापस। अफेक्टेड देख लेते हैं, इसमें एक अफेक्टेड है, एक दो बच्चे अफेक्टेड है इसमें। अच्छा, ओ हो, तो ये अफेक्टेड है, इसका ये अफेक्टेड नहीं है, इसका ये अफेक्टेड है। हम्म,
क्या बताया आप लोगों ने आंसर? क्या बताया आप लोगों ने? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, अब देखो इसमें क्या कंफ्यूजन हुई बच्चों को कि बच्चों ने ऐसे सीधा सीधा देख लिया और आंसर दे दिया, बट ऐसा नहीं है बेटा, इसका आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, आप कहेंगे मैम क्यों, आपने जो बताया है उसके हिसाब से तो नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि वो फिक्स मेथड नहीं है। ये वाला पूरा एक ऑब्जर्व कीजिए जनरेशन, और एक ये वाला ऑब्जर्व कीजिए पूरा लीनिएज। ये देखिए, दो लीनिएज इंडिविजुअली इसमें कीजिए, वरना आएगा ही नहीं बेटा आपका। क्योंकि देखिए इसमें इसके पेरेंट्स के पास बीमारी नहीं थी, बट बच्चे के पास आ गई। ग्रैंडफादर के पास बीमारी है, फिर सीधा ग्रैंडसन के पास बीमारी आई है, दोनों बच्चों के बीच में नहीं आई है, तो स्किपिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये एक क्लासिक कंफ्यूजन एग्जाम्पल है, ये होगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ, ये PYQ है, ये PMT में आया था। हाँ, मैम ऐसा लग रहा है पुराने लेक्चर्स रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, एनसीईआरटी अलग थोड़ी होगी ना, मैम अलग हुई, ये मैम थोड़ी सी पतली हो गई है। I don't look like what I used to look 1 year back, ठीक है। एंड मतलब ठीक है, और पढ़ाई भी थोड़ा सा सेम ही है, ये तो बस मैम में ही डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, इतना सच्ची बोला ना, यस थैंक यू। स्पेक्स भी बदल गए, यस। आ जाओ, तो अब यहाँ पे करते हैं जीनोटाइप्स। तो बीमारी क्या निकली है बच्चा वाटी? ऑटोसोमल रिसेसिव ठीक है। तो इसमें जो अफेक्टेड होंगे उसका क्या रहेगा? स्मॉल ए। अनअफेक्टेड वालों का क्या रहेगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। अब फटाफट से जो जो जीनोटाइप मैं पूछ रही हूँ बस उतने बताओ मुझे। सबसे पहला जीनोटाइप ये बताएंगे, इन दोनों के जीनोटाइप बताएंगे, और इसका जीनोटाइप बताएंगे। चलिए, बस 4 ऑप्शन में दे रही हूँ। सॉल्व तो खैर आपको पूरा ही करना पड़ेगा, बट कई बार नीट में क्वेश्चन आता है कि पूरा ना पूछ के वो एक पूछता है, ऐसा भी क्वेश्चन नीट में आते हैं। सॉल्व तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा बेटा। अब सिंस मैंने काफी सारे करा दिए, तो अब आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। ये तो स्मॉल ए 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 स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। जो आता है पहले तो वो लिख लो भाई, जिससे कि आधी परेशानी हल हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल ए ले नहीं सकते क्योंकि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, यानी कि इसको लेना पड़ेगा हेट्रोजाइगस। तो पहला वाला क्या बन गया? हेट्रोजाइगस। अब ये हेट्रोजाइगस है, स्मॉल है, तो ये वाला भी क्या होगा? हेट्रोजाइगस। ये भी हेट्रोजाइगस होगा, जैसे कि एक अफेक्टेड बनेगा। ये कैपिटल ए हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, जैसे कि वेरिएशन है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल ए, और ये क्या है बच्चों? ये हमारा कैपिटल, और अच्छा दिस विल रिमेन कैरियर बच्चे, ये आपका कैरियर रहेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी तीसरी जनरेशन में कैरियर्स है, ये होगा आंसर। अब आप अगर देखेंगे बच्चों, तो ये वाली इन 3 जनरेशन को देखिए लगातार, तब आपको पता लगेगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव है अनुषी बेटा। ये वाला देखिए ना बेटा, ये 3, अरे गधो, ये वाला देखो ना पूरा जनरेशन, आप पूरा मत देखो, अलग अलग इसमें 3 लीनेज, इसमें आप देखो हर बच्चे के बच्चे हैं, तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा बेटा।
देखो, जो मैंने आपको कल मेथड्स एंड ट्रिक बताए थे, मैंने बहुत क्लियरली बताया था इस चीज को कि बच्चों जरूरी नहीं है वो मेथड और ट्रिक हर जगह लग जाए, आपको अपना दिमाग उस टाइम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। जैसे उसका एक प्राइम एग्जांपल है ये, देखने से आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट लग रहा है बट नहीं है, क्योंकि इसके बच्चों में वो बीमारी नहीं है बट इनके बच्चों में वो बीमारी है, तो स्किपिंग हुई ना एक जनरेशन की। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल ए ले लूंगी तो मेरे पास अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कैसे आएंगे गधो? बना के देख लिया करो ना, थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, या मैम जितना पढ़ाएगी बस उससे ज्यादा हम बढ़ेंगे नहीं, दैट इज नॉट अ एटीट्यूड ऑफ अ टॉपर। वन मोर नहीं, बस चलो आ जाओ। अब आएंगे हम डिसऑर्डर्स करेंगे। पहले हम डिसऑर्डर्स करेंगे क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस काफी सारे इस टॉपिक से मिलते जुलते हैं इसलिए। तो ये कौन से डिसऑर्डर्स है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। यहाँ लिखवा देती हूँ मैं पूरी हेडिंग, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। फर्स्ट की सेकंड जनरेशन, फर्स्ट की सेकंड जनरेशन कौन सा कैपिटल ए होगा बताओ? बेटा दीक्षा सीरियसली आप कह रहे हो आगे जाने का क्या फायदा जब पिछला क्लियर ना हो? आप सुनते क्यों नहीं हो फिर क्लास में? इसे मैंने 3 बार एक्सप्लेन किया और इस धड़ तक आने के लिए मैं 4 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। यस, और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कैपिटल है तो वो भी तो बन ही सकता है ना। अगर यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटी है, अगर उसमें कैपिटल ए भी आ रहा है तो वो भी हो सकता है। जीनोटाइप का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही होगा। अगर आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे कैपिटल ए भी आ सकता है, बट वी ऑलवेज टेक हेट्रोजाइगस, दैट इज अ प्रायोरिटी। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बेटा जीनोटाइप के क्वेश्चंस मुझे कराने ही नहीं चाहिए थे, वैसे भी आपके सिलेबस में तो है नहीं, सिंपल सा वो करा के खत्म कर देना चाहिए था मुझे। हाँ चलो भाई, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स करते हैं। ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव कौन कौन सी बीमारी है, ये आपकी एनसीईआरटी ने दी हुई है। और प्लीज बच्चों क्लास में अच्छे से सुना करो, मैं एक एक स्टेप लिख के आपको बताती हूँ। आई लिटरली राइट ईच एंड एवरी स्टेप फॉर यू। अब ऑफ कोर्स एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मैंने अनअफेक्टेड का पहले ही लिख दिया है, ये देखिए इन दोनों में से हो सकते हैं, बट इन दोनों में से कौन सा है इसके लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन को देखना होता है। तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं दी हुई है तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ले सकते हो कैपिटल ए की या हेट्रोजाइगस की, दैट यू कैन टेक, क्योंकि आपको ये जनरेशन बताने के लिए नेक्स्ट जनरेशन पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्लियरली निकाल सकते हैं। चलो अब आपस में किसी को कुछ मत बोलो, तुम मत बोला करो, मैं टीचर हूं मैं बोलूंगी, तुम क्यों बोलने लगते हो हर चीज पे बच्चों के अगेंस्ट? तुम्हें किसने हक दिया है बताओ जरा, तुम्हें किसने हक दिया है? अपना काम किया करो। ऑटोसोमल या एक्स लिंक, अभी एक्स लिंक के क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों, ये बीमारियों में होंगे सारे क्वेश्चंस, डोमिनेंट और रिसेसिव, यहां हम लिखेंगे डिजीजेस।
मैं एक चार्ट या टेबल बना के दे रही हूँ जिससे आप क्विकली इन सारी बीमारियों को रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। कोई मजे नहीं लेगा, चुपचाप पढ़ो क्लास में। सबको दादा बनना होता है क्लास में, चैट्स में। तो सबसे पहली बीमारी हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसी है? एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? कैसी बीमारी है? यस बच्चों, कैसी है? ओहो, क्या खुल गया? एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। इसलिए कहते हैं आपस में बहन भाइयों में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैरियर कैरियर भी आपस में मिलते हैं तो रिसेसिव कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये रीजन है उसका। इन ब्रीडिंग, जितना इन ब्रीडिंग होगा उतना रिसेसिवनेस आएगा उस पर्टिकुलर जीन का। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी क्या हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव? अभी इन सबके जीनोटाइप्स आपसे लिखवाऊंगी, अभी तो और क्लास में भयंकर काम होने वाला है। थैलेसीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट, सिकल सेल अनीमिया, ये तो आपको पता होगा। फिनाइल कीटोनूरिया, दोनों ही क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव। उसके बाद मायोटोनिया डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसलिए मसल पेन आपने देखा होगा अक्सर हर आदमी में ही होता है। कैरियर्स वालों का ज्यादा उम्र में दिखता है, और जो कैरियर नहीं होते हैं, जो टेक्निकली कह लो कि बिल्कुल ही डोमिनेंट है, दोनों कैपिटल एज से उनकी जल्दी दिखने लगती है बीमारी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी क्या हमारी ऑटोसोमल बीमारी है, बट कैसी हमारी? रिसेसिव। ये सारी बीमारी अब हमें डिटेल में करनी है बच्चों। मैम एशियन थैलेसीमिया में कौन सा क्वालिटी? अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी बेटा, अभी आने दो, तुम खुद ही बता दोगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। मैम फुल हुई स्किन हो क्या बोलते हैं? क्या लिखा है इसमें? यस, चलो आ जाओ। सबसे पहले हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ma'am, why they are Mendelian disorders? Because they are based on chromosomes, not on the number of chromosome, but chromosomal genotype, genotypic disorders है एक तरह से, आप कह सकते हो। ठीक है, चलो भाई इधर आओ। तो सबसे पहले कैसी बीमारी है ये? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर।
अगर इसके अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है तो उनका जीनोटाइप क्या होगा, लड़का और लड़की का। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स का क्या जीनोटाइप होगा, लड़का और लड़की का। चलिए क्वेश्चन बिगिंस, दिमाग लगाओ आप सब। ये एक तरह का एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सब दिमाग लगाएंगे। गलत, गलत चाह रहे हो या सही चाह रहे हो? अफेक्टेड, अगर लड़का अफेक्टेड है तो उसको सिर्फ एक कॉपी चाहिए स्मॉल एलील की, वो अफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए लड़के ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। अगर लड़की को अफेक्टेड होना है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे दोनों स्मॉल एच होने चाहिए, यानी कि दोनों रिसेसिव एलील होने चाहिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, तब जाके लड़की अफेक्टेड होगी। तो किसके ज्यादा हायर चांसेस है अफेक्टेड होने के? इट इज अ बॉयज, क्योंकि बॉयज के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो मदर से आता है। ठीक है, अब ये वाला बताओ अनअफेक्टेड, खुद से बताओ जीनोटाइप। बेटिया दीक्षा बताओ बेटा, कोशिश करो। लड़के के पास क्या होना चाहिए अनअफेक्टेड होने के लिए? कैपिटल एलील। ये अनअफेक्टेड हो गया क्योंकि स्मॉल एलील आते ही रिसेसिव हो जाएगा वो। और गर्ल्स के केस में या तो ये अनअफेक्टेड हो सकता है या फिर ये वाला भी क्या हो सकता है, कैरियर। दिस इज ऑल्सो अनअफेक्टेड बट दिस फीमेल एक्ट एज अ कैरियर, क्योंकि अगर इसका ये वाला बेटे के पास चला गया तो बेटा अफेक्टेड हो जाएगा, और अगर ये वाला बेटी के पास चला गया तो हो सकता है बेटी कैरियर हो जाए। समझ आया नहीं आया जीनोटाइप्स? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में बन सकते हैं कि किस जीनोटाइप पे मेल अफेक्टेड है, किस जीनोटाइप पे मेल अफेक्टेड नहीं है। यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन नीट एग्जाम। मैम फीमेल इज ऑलवेज कैरियर, देखो ऑलवेज क्यों फातिमा दीदी? भाई मैंने बताया नहीं है, फीमेल का अगर ये वाला होगा तो वो अफेक्टेड है, अगर ये होगा तो कैरियर है, ये होगा तो फीमेल नॉर्मल है। कहां से आ रहा है ये सवाल बिटिया फातिमा? यही वाला सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, क्योंकि जीनोटाइप आ जाते हैं ना, जो पढ़ा है वो यूज करने की बारी इधर आ गई। स्मॉल एच इज रिसेसिव एलील, कैपिटल एच इज डोमिनेंट एलील, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्यों लिखा है मैम ने, वहां एक्स क्यों नहीं लिखे थे पहले? क्योंकि वो ऑटोसोमल थे। एक्स लिखने से क्या पता लगता है कि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर्स है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इनके एलील्स। ये ऑटोसोम से इनका लेना देना नहीं है, ये एक्स क्रोमोसोम के जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, कैपिटल एच इज अनअफेक्टेड। आज तुम मेरे ना पता है भेजा फ्राई करो, या तो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही, आज कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो तुम समझ जाते कि ये नॉर्मल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो तुम समझ जाते ये हेट्रोजाइगस है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो तुम समझ जाते कि ये रिसेसिव बीमारी है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो रिसेसिव कैरियर नॉर्मल। अब मैंने क्या किया है, बस इसके नीचे एक्स लगा दिया है, ये बताने के लिए कि ये एक्स लिंक्ड बीमारी है। ठीक है भाई, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है जिससे कि हम समझ जाए। अरे मैम सर्दी आ गई ना यार, ये तो बात सही गई ना, आज आप खून चूस रहे हो, थैंक्स। तुम्हारा खून मुझे पीना भी नहीं है, 12वीं पास हो अभी तुम लोग। अगर मुझे खून पीना ही है तो मैं कुछ ऐसे लोग का खून पियोगे ना जो लाइफ में कुछ कर चुके हैं। 12वीं पास वालों का खून चूस कर मुझे क्या मिलना है बेटा? एक डिग्री तक नहीं की है तुमने लाइफ में अभी तक, कब सिर्फ से डेथ होगी ये देखो, और नहीं तो अजीब बेइज्जती है। चलो आ जाओ, डोंट टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अच्छा इस बीमारी में होता क्या है? तो इसमें होता है डिलेड
ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है इस बीमारी में? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्वीन विक्टोरिया बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली की बीमारी थी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हुई थी। इसे रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं, इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों होती है बीमारी? बाय, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 नहीं बनते हैं, आर नॉट सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली इन द बॉडी। तो अगर आपके पास डोमिनेंट अलील नहीं है, आपके पास सिर्फ रिसेसिव अलील है, तो फैक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। क्वेश्चन करा दो इस पे एक। यस मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने 12वीं पास। हाँ, अपन तो मिडिल क्लास है। यस बेटा, हमारी बीमारी में कहते खांस दिए, नाक निकाल दी। यस, आंखों में, अरे पेट में एसिडिटी बन रही है, इनो दो। इनो लेके आओ फटाफट। आज पेट में बहुत गैस है, ज्यादा खा लिया लग रहा है। दिवाली में पता ही नहीं लगा कितनी कचौड़ी पेल दी आज। हमारी बीमारी गैस से ऊपर जाती ही नहीं है। यस, गैस एसिडिटी बस यही सब रहता है हम लोग को। मैम आई एम बीएससी ग्रेजुएट। बेटा नव्या, यू आर exception in the class. So this 12वीं pass does not apply to Navya. ठीक है? ताशु पेपर भी दे आऊं? पेपर भी दे आऊं? Okay. What will be the genotype of father and mother if the boy is hemophilic? Option number 1. अबे बॉय है वो, बॉडी नहीं है इन द बॉडी फातिमा। अबे मान्या दीदी रहन दो तुम। उनका बच्चा हीमोफिलिक है, उसके माता पिता का जीनोटाइप पूछे, क्या बताते रहते तुम एक दूसरे को। मत बना को एक दूसरे की टीचर तुम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट ऑप्शन महा ट्रिकी थे, महा ट्रिकी। अच्छा फिर ठीक है। वैसे तो सच बताऊं तो इन तीनों केसेस में बन सकता है बच्चा हीमोफिलिक।
अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 100% गारंटी है कि लड़का हीमोफिलिक बनेगा, 100% गारंटी है। आप कहेंगे कैसे 100% गारंटी है मैम, बताइए। क्योंकि मदर से एक्स क्रोमोसोम जाता है और वाई क्रोमोसोम फादर से जाता है लड़के के अंदर, ठीक है। तो मदर क्या है, डिजीज्ड है, अफेक्टेड है, तो यानी कि 100% बेटा होगा ही होगा हीमोफिलिक, कोई नहीं बचा सकता अब इसके बेटे को, ठीक है। यहाँ पे 50% चांस है कि बेटा हीमोफिलिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम फादर से आएगा, या तो ये क्रोमोसोम जा सकता है या ये वाला जा सकता है फीमेल से। अगर कैरियर है फीमेल तो 50% चांसेस है बेटा हीमोफिलिक होगा। अभिषेक कह रहा है सी में 75%, ओके। कैसे, इसमें भी 50% ही है बेटा, सिर्फ वाई ही जाता है बेटे में, एक्स से नहीं जाता है पप्पा से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 50-50% चांस है, तो फादर हीमोफिलिक है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता इन द केस ऑफ बॉय, माँ से फर्क पड़ता है इन केस ऑफ बॉय। तभी इस तरह की इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस केस में 0% चांस है कि लड़का क्या हो, हीमोफिलिक, क्योंकि मदर इज कंप्लीट नॉर्मल, शी इज नॉट इवन अ कैरियर इन दिस केस। सो कहने को तो 3 ऑप्शन आंसर बन सकते हैं, बट व्हाट इज योर बेस्ट आंसर। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कौन ठीक है, कौन ज्यादा ठीक है वो तेरा आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं खुद ही करा रही हूँ बेटा। What will be the probability of a male hemophilic child if mother is carrier and father is diseased? सॉल्व कीजिए। मेरी गलती मत निकालो बेटा, मैं तो निकल गई गलतियों की उससे। फाइव 50 आप 50-50 कर रहे हो, जरा देख लो सॉल्यूशन। What will the probability of male hemophilic child if mother is carrier? अच्छा, मदर क्या है, कैरियर है, यानी कि कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन होगा, राइट या रॉन्ग। एंड फादर इज डिजीज्ड, ये होगा फादर का। ओके, तो ये बन गई पहली लड़की जो कि बन गई कैरियर, ये बन गई दूसरी लड़की जो बन गई डिजीज्ड, ये बन गया पहला लड़का नॉर्मल, ये बन गया दूसरा लड़का नॉर्मल, ठीक है। What will be the probability of a male hemophilic child? यानी 2 लड़कों में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेल हीमोफिलिक होगा, तो आंसर होगा इसका 50। अगर हीमोफिलिक चाइल्ड पूछता, जेंडर नहीं लगाता, तब क्या आंसर होता। अगर मैं सिर्फ ये बोलती हीमोफिलिक चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तब भी आपका आंसर क्या रहता, 50। अरे 25 नहीं होगा, मेल हीमोफिलिक, मेल 2 मेल बनेंगे, उस मेल में से हीमोफिलिक की परसेंटेज कितनी रहेगी, 50। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल नीट के पीवाईक्यू से लेकर मैंने बनाया है। ऐसा सेम क्वेश्चन नीट में आ चुका है जहां पे उसने लड़के के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है। ये मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है, ये सेम नीट का पूछा हुआ सवाल है। अगर 4 बच्चों में से पूछती मैं, तब आपका आंसर 25% होता, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट बीमारी पर।
नेक्स्ट बीमारी हमारी कलर ब्लाइंडनेस। लिखो, एक एक बीमारी पर तो एक क्लास लगा रहे हैं ये बच्चे। जितना सोच के आती हूँ जल्दी पढ़ा के जाऊंगी सर्दियों के दिनों में, उतना ही टाइम लगा देते हैं ये। दुश्मन है सबके सब मेरे। कलर ब्लाइंडनेस 4 का होता तब भी, हाँ जंकू। आज चैप्टर खत्म। अच्छा, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल थियरी उड़ा दे सब। माना कि हमने थोड़ा सा सीक्वेंस क्या चेंज किया, तुमने तो चैप्टर ही खत्म कर दिया। बड़े अच्छे हो। चलो भाई, तो ये कैसी बीमारी है गाइस? ये हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको बताने के लिए हम कैपिटल सी और स्मॉल सी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिख रही हूँ, सबके जीनोटाइप मेरे को चैट बॉक्स में चाहिए। क्लास एक्सरसाइज शुरू होती है। अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप चाहिए, अफेक्टेड फीमेल का जीनोटाइप चाहिए, अनअफेक्टेड मेल एंड फीमेल का जीनोटाइप चाहिए, कैरियर फीमेल का जीनोटाइप चाहिए। चलिए भाई, बताइए सब। सी से रिप्रेजेंट करेंगे इस बीमारी को। अफेक्टेड मेल और ऑटो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स पे स्मॉल सी वाई, ऐसे लिखना कॉपी में स्मॉल सी को। फीमेल अफेक्टेड है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी। अनअफेक्टेड मेल एंड फीमेल, एक्स वाई कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी। कैरियर फीमेल, एक्स एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी। क्या आपका भी यही आंसर आया बच्चों? आया तो अपने नाम के आगे दिल, तालियां, थम्स अप, जो मिले बना दो, क्योंकि आप हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो समझ चुके हैं। तो इन लोगों को रेड एंड ग्रीन कलर इज नॉट ब्राइटली विजिबल ड्यू टू लेस पिगमेंट फॉर्मेशन। तो इनकी आंखों में रेड और ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं बनता है, इसलिए फेसबुक का कलर है व्हाइट एंड ब्लू। चुकाबर्ग को भी नहीं है ये कलर ब्लाइंडनेस है ना चुकाबर्ग को। जीके एंड बिग बॉस, यस, बिल्कुल सही। तो हमारे कोन्स होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं रेटिना में जो हमारे कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर विजन के लिए। इनके पास 3 प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है रोडोप्सिन, सॉरी एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड साइनोप्सिन। ये रेड कलर के लिए होता है, ये ग्रीन कलर के लिए होता है, ये ब्लू कलर के लिए होता है। तो अब आप देख सकते हैं व्हाई द फेसबुक इज व्हाइट एंड ब्लू, क्योंकि उसको ब्लू ही ना दिखता है, उसको ई दो तो दिखता नहीं है। हाँ, गौरव खन्ना अनुपमा का पति, हर रियल वाइफ क्राइंग इन द कॉर्नर। लैंग्वेज देखो, उसका पति, यस। कौन सा वाला रिपीट कर दूं? चलो भाई कर देते हैं। कोन्स हमारे रेटिना में होते हैं, रेटिना आंखों में होता है, कलर विजन के लिए होता है। इसके पास 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन। ये रेड कलर के लिए होता है, ग्रीन, ये ब्लू। ये दोनों काम नहीं करते, इसलिए इंसान को ब्लू ज्यादा दिखता है। बेटा मैं क्या देखती हूँ, मेरे पास टाइम का है देखने का। तुम गधों को देख लेते हो, यही बहुत है।
क्वेश्चन कराते हैं, चलो। ये डिजीज क्योरेबल है, जेनेटिक डिजीज क्योरेबल कब से होने लग गई? मैं तुमसे पूछती रहती हूँ कि कौन सी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से तुम लोग पढ़ के आते हो। क्वेश्चन, a normal female whose father was colorblind marries a colorblind man, what proportion of their children will be colorblind? मैं थोड़ा थोड़ा बिग बॉस रील्स में ही देख लेता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा नीट का पेपर भी सॉल्व कर लेता हूँ रील्स में। A normal female whose father was colorblind marries a colorblind man. एक तो इनकी अंग्रेजी सही कराओ, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। कह रहे कि उसके पापा ने लड़के से शादी कर ली है। मैं जा रही हूँ छोड़ के आज क्लास, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। मैं दम तोड़ दे रही हूँ आज क्लास में। क्या क्या सिखाऊं मैं तुम्हें? कभी अंग्रेजी सिखाऊं, कभी मैथ सिखाऊं, बायो तक तो मैं आ ही नहीं पा रही हूँ। स्टिल व्हाट इज द प्रॉब्लम, बताओ जरा। आओ भाई। कलर ब्लाइंड मैन यानी कि उसका होने वाला पति तो कलर ब्लाइंड है भाई, सीधी सी बात है, ये बात तो क्लियर है। अब जो होने वाली पत्नी है उसके पप्पा कलर ब्लाइंड थे, होने वाली पत्नी के पप्पा कलर ब्लाइंड है, तो यानी कि एक नॉर्मल सी उसको मदर से आया होगा और एक स्मॉल सी उसको फादर से मिला होगा, क्योंकि उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। तो हियर फीमेल इज कैरियर। अब यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे। मैं कल से जेनेटिक्स जेनेटिक्स नहीं खेलूंगी इस क्लास में, मेरा हो गया। ओके, तो क्या आंसर आएगा इस? ये वाली कलर ब्लाइंड बच्ची है और ये कलर ब्लाइंड बेटा है, तो यानी कि 50% ऑफ द किड्स विल बी कलर ब्लाइंड। समझ आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? लिख लो इसको, लिख लिया होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Hemophilic man marries a normal female. Their children will be all boys affected, all normal, all girls affected, or hemophilic.
चलो भाई सॉल्व करो। सॉल्यूशन, हीमोफिलिक मैन यानी कि कुछ ऐसे, मैरिज अ नॉर्मल फीमेल, कुछ ऐसे। हाँ भाई, क्या आंसर है निकल के? यस, ऑल नॉर्मल। कोई भी आप देखेंगे यहाँ पे डिजीज नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे। A male is heterozygous for autosomal genes A and B and is also hemizygous for hemophilic gene H. What proportion of sperms will be ABH type? 1/8, 1/32, 1/16, 1/4। अब ये तो बेटा प्रशांत मुझे भी नहीं पता, पूछेंगे गौरव खन्ना से पूछते हैं अनुपमा के पति से। बेटे आपको लाल और हरा नहीं दिखता तो आपको दिखता क्या है? अब ये भी पूछती हूँ। हेमीजाइगस क्या होता है? यही तो था इस, बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज में खेला हुआ है बस पूरा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेल इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल ए एंड बी, यानी कि ये हो गया, एंड ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर, ओके हेमीजाइगस का मतलब क्या है, ये इसी कॉपी में तो प्रेजेंट था ना, तो यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे इन टोटल। उसमें से पूछ रहा है कि इस वाले गैमीट की बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए बी और एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल h, इसकी क्या बनने की प्रोबेबिलिटी है? तो आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है मैम, कैरे वाले को भी नॉर्मल मिलेंगे क्या? हाँ हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, अभी 2 बीमारी की है, 2 बीमारी के तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखो इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज चांज करके तुम्हें दे देंगे बस पेपर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। लास्ट क्वेश्चन जब मैम बता रही थी क्यों नहीं समझे, ए और बी जीन के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस, तो ये हेटेरोजाइगस हो गए। हेमीजाइगस का मतलब होता है ओनली वन कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट,
क्यों ओनली वन कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है? क्योंकि एक्स और वाई, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक डिसऑर्डर, तो इसमें एक ही में तो प्रेजेंट है ना, दूसरा तो वाई है, वाई के ऊपर तो एच जीन होता ही नहीं है, हीमोफिलिक जीन होता ही नहीं है, इसलिए इसे हेमीजाइगस कंडीशन कंसीडर करते हैं सिर्फ मेल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी हम लेंगे थैलेसीमिया। राइट द हेडिंग थैलेसीमिया। It is a autosomal recessive disorder, autosomal recessive disorder। अब इसके भी जीनोटाइप लिखने हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल, मैं मेल एंड फीमेल नहीं ले रही क्योंकि बीमारी ऑटोसोमल है ना कि एक्स लिंक। अफेक्टेड इंडिविजुअल का क्या जीनोटाइप होगा और अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स के क्या जीनोटाइप होंगे, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। अब यहाँ एक्स नहीं लेंगे ना वाई लेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, ना कि एक्स क्रोमोसोम से इनहेरिट होती है। तो ये क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल स्मॉल ए ये, या फिर ये जीनोटाइप विल बी अनअफेक्टेड। ठीक है, ये क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि इससे पेडिग्री बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो पेडिग्री आपको बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन रिड्यूसेस। तो ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? अब आप खुद सोच के बताओ, इसके अंदर क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन रिड्यूसेस, अमाउंट कम हो रहा है, क्वालिटी में थोड़ी चेंज हो रहा है, सही क्वालिटी का बन रहा है बट कम बन रहा है। तो ये कैसा डिसऑर्डर है लोग, खुद बताओ। सो दिस डिसऑर्डर बिकम्स अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। आप समझ में आ गया क्यों ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है? हीमोग्लोबिन कम बन रहा है। अब इसमें बड़े सारे टाइप के हैं थैलेसीमिया, जैसे कि इसका पहला टाइप है हमारा अल्फा थैलेसीमिया। This thalassemia is related to alpha chain of hemoglobin. यहाँ दो जीन्स होते हैं, HB, एक सेकेंड, HbA1, HbA2, हाँ, HbA1 and HbA2, ये तो जीन्स हैं ऑन क्रोमोसोम 16। कौन से पे? क्रोमोसोम 16 पे। HbA1 जीन, HbA2 जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम 16 पे। And these two genes are responsible for normal production of alpha globin chain of hemoglobin। कौन सी चेन बनाते हैं ये? अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन दो जीन्स पे हो जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन हो रहा है किसमें? HbA1 में एंड HbA2 में। और ये म्यूटेशन कैसे हो रहा है? -16p। अब ये -16p क्या है? कैसे हुआ म्यूटेशन? उड़ गए भैया, उसका हाथ ही कट के निकल गया, डिलीशन हो गया। नेगेटिव मींस डिलीशन ऑफ p आर्म ऑफ 16th क्रोमोसोम। पूरा का पूरा p आर्म उड़ गया है 16th क्रोमोसोम का, जिसके कारण HbA1 और HbA2 भी उड़ गए हैं। तो इसके कारण क्या होगा? रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा चेन। तो
तो बीटा चेन तो बन रही है और वो इकट्ठी होती जा रही है, बट अल्फा चेन नहीं बन रही। तो इसलिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन अमाउंट रिड्यूसेस, देयरफॉर Hb अमाउंट reduces in blood. So I'm also mild thalassaemic. तो इसमें क्या है, जैसे कि मुझे ये होता है हवा, I always need to have this sensation of air. जैसे अगर आप पंखा बंद कर रहे हो, एसी बंद कर रहे हो, मुझे इमीडिएटली लगेगा कि हवा खत्म हो गई है, मुझे घुटन महसूस होगी और मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। दिस इज व्हाट हैपन, क्योंकि हम लोग का जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है वो औरों के कंपैरिजन में इतना फास्ट नहीं होता है। जैसे हल्का सा भी अगर कंबल मेरे नोज पे आ गया तो आई विल फील लाइक घुटन हो रही है, सफोकेटेड आई विल फील इमीडिएटली। मैं सर्दियों में भी 5 की स्पीड पे पंखा चला के सोती हूँ कि मुझे फील होते रहना चाहिए देयर इज एयर। मैं पहाड़ों पे ना जाके बीचेस पे जाती हूँ ज्यादा, पहाड़ पे जब जब मैं जाती हूँ मेरा सर घूम जाता है, मैं नहीं सरवाइव कर पाती वहां पे। मैं वहां भी शिमला लास्ट ईयर गई थी, मशोबरा, वहां पे मुझे पैनिक अटैक आया रात में, जब मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। खूब पानी पिया। अभी मैं सिक्किम गई थी, वहां पे नाथुला पास पे भी मेरे साथ यही हुआ, मुझे सांस नहीं आनी। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके साथ। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, इसमें दूसरा है हमारा बीटा थैलेसीमिया। नाम से अब आप आई गेस बता ही सकते हैं बच्चों कौन सा थैलेसीमिया होगा। HBB gene on 11th chromosome, mutation of HBB gene on 11th chromosome causes reduced production of beta globin chain, therefore hemoglobin amount reduces. बेटा इसमें फिनाइल कीटोनूरिया और सिकल सेल एनीमिया में डिटेल में करा चुकी, आपको पता ही है ये बात, तो वो हम वापस से यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, वो मैं पूरे डिटेल में करा चुकी हूँ। आप वो प्लियोट्रोपिज्म के टॉपिक में देख सकते हैं, मैंने वही कवर कर दिए थे, फिनाइल कीटोनूरिया और सिकल सेल एनीमिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स खत्म हो गए, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। करेक्ट, लिख लिया बच्चों सबने? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मैम एक्सक्यूज मी, बेटा एक्सक्यूज्ड। बहुत बोर और आलस का दिन लग रहा है आज, क्या बात है क्या बात है। आज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और करे, अब वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और करेंगे, उसके बाद छुट्टी कर दूंगी मैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस नॉट इन द सिलेबस, बस उसका नाम लिखा हुआ है उतना मैंने लिखवा दिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहला कौन सा आता है? अरे चैप्टर कोई एंड नहीं हुआ है, अभी पूरी क्लास चाहिए मुझे। पहला है डाउन सिंड्रोम। ये जो डिसऑर्डर है ये सबसे पहले किसने बताया था? इट वाज 1866 लैंगडन डाउन। ठीक है, 1866 लैंगडन डाउन explained this syndrome.
वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आ चुका है पहले भी। सो इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स, गोल मोटा चेहरा, शॉर्ट स्टैचर, इतनी हाइट नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्मॉल राउंड फेस, वही मंगोलियन फेस जो आप कह रहे हैं। नेक्स्ट, फरोड टंग, yes, next, partially open mouth, congenital heart disorders, next, many palm trees, many loops on finger, next, broad palm, बस भाई, mentally retarded, yes, लूप्स ये होते हैं, लूप्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे आपको, मेंटल रिटार्डेशन। Ma'am, there is also a restaurant open where there is disorder people work for living. Yes, beta, there are so many things nowadays. Why they all look so similar? I don't know. Never asked them about this. Next, Klinefelter syndrome, XXY condition, trisomy of X-linked trisomy कहते हैं इसे, X-linked trisomy। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर ना होके X-linked trisomy है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं जो आप देख पा रहे हैं, विजिबल सिम्टम्स, हेवी वॉइस, gynecomastia, enlarged breast, masculine body, sterile, they cannot reproduce. Okay, मतलब क्या? Next, Turner's syndrome, which is 45X0 condition, monosomy of X chromosome, symptoms, rudimentary ovaries, the female is sterile, poor breast development, no menstruation, chromosomal theory of inheritance। मैम मैस्कुलिन बॉडी, मर्दाना शरीर यार,
मर्दाना शरीर, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिख लो, ये लो। छुट्टी के लिए ऐसे बेताब तड़प रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं तड़पते हैं। आज कर लेते, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज, कल से मॉल बायो, ठीक नहीं है? इनको ये दिक्कत है बायो का सिलेबस जल्दी क्यों चल रहा है, ये इस दिक्कत में जी रहे हैं ये। कोई नहीं, वैसे भी आज मैं ये टॉपिक लिख पाऊंगी, आज सिर्फ टॉपिक लिखना था मुझे, कल बताऊंगी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, डन, चैप्टर खत्म कर। यस, कल चैप्टर खत्म। उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी थोड़ी छुट्टी ज्यादा रहेगी, मैं चैप्टर कल खत्म जरूर करा के जाऊंगी जिससे कि तुम कर लो, क्योंकि बेटा मेरा बर्थडे आ रहा है और अपन कहीं जा रहे हैं। यस, इसलिए। और 10 को करवा चौथ है, तुम्हें पता ही है, 13 की हो ही है, उस दिन भी फास्ट होता है हम लोग का, फुल डे का करवा चौथ जैसे ही। कहा था, अब तो त्योहारों के दिन है, जितना जितना टाइम मिले उतना उतना करते चलो, जहां जहां टाइम मिले। यस, ठीक है भाई, चलो कल चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।